दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। पिछली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से जुड़े हुए देखे थे। आज उसी के आगे 50 क्वेश्चन और देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए और जितने भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है उन सभी के लिए। इसमें कुछ व्याकरण के भी क्वेश्चन होंगे, यानी कि हिंदी भाषा के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ हिंदी साहित्य के होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब देखिए परिभाषा दी गई है, तो किसकी परिभाषा ये बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, किसकी परिभाषा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। तो आप लोग याद रखेंगे किसकी परिभाषा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिर्फ एक वर्ड पकड़ना होता है आपको, कौन सा? चित्रवृत्ति यहाँ पे पकड़ लीजिए। तो चित्रवृत्ति अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आसानी से बता सकते हैं किसकी परिभाषा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक अपनी तिलस्मी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? कौन से लेखक अपनी तिलस्मी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, देवकीनंदन खत्री, रामधारी सिंह दिनकर या फणीश्वरनाथ रेणु, ये बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, देवकीनंदन खत्री। जो देवकीनंदन खत्री हैं अपनी तिलस्मी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन 3 है, विशाल भारत पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? जो पत्रिका है विशाल भारत, इसके संपादक कौन थे ये बताना है। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी। तो आप लोग याद रखेंगे बनारसी दास चतुर्वेदी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर, भारत भारती निम्नलिखित में से किसकी रचना है? क्या बताना है, भारत भारती निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन है, आप लोग को पता होगा तो बताइए कौन सा होगा। देखिए भारत भारती तो किसकी रचना हो जाएगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नहीं, गलत हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रभाकर माचो, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो आप लोग याद रखें भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन बी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन, अभी मिलान करने वाला है। इसके कोट नीचे दे रखे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ देखिए क्षेत्र दे रखा है, यहाँ पे बोली दे रखी है, कौन सी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है उससे आपको मिलान करना है। तो देखिए पश्चिमी हिंदी क्षेत्र, पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है ये बताना है आपको। तो कौन सा होगा आप बताएंगे। तो फिर है पूर्वी हिंदी क्षेत्र, कौन सा? पूर्वी हिंदी क्षेत्र। तो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र पहले मिला लीजिए, बांगरू हो जाएगी। अब पूर्वी हिंदी क्षेत्र आपको पता होगा 3 बोलियाँ आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें बघेली हो जाएगा। फिर राजस्थान क्षेत्र में मेवाती और बिहार मगही। तो ये ऑप्शन हो गया। इसका कौन सा सही हो जाएगा? एक का एक इसमें दिया ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1 3 2 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी या मालवी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती ये बताना है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? देखिए 5 बोलियाँ आती हैं इसमें। तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये आती हैं। तो इसमें डी जो हो जाएगा ऑप्शन डी मालवी, ये नहीं आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो आप लोग याद रखेंगे। और बांगरू और खड़ी बोली ये सब किसमें है? पश्चिमी हिंदी में है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें फिर देखिए कूट के द्वारा है, तो कूट वाला आप लोग देख लेंगे। दिया हुआ है ब्रजभाषा के समर्थकों द्वारा तिरस्कार सूचक विशेषण। देखिए तिरस्कार सूचक विशेषण जो यामिनी का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के लिए किया गया है? कोट द्वारा इंगित करें, यानी कि जो यामिनी शब्द दिया गया है ये किस भाषा के लिए यूज़ किया गया है? तो उर्दू, बांगरू, खड़ी बोली, हिंदी या अवहट्ट। तो इसमें कोट दे रखा है, कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? बी, केवल 2। जो यामिनी भाषा का प्रयोग है वो केवल खड़ी बोली हिंदी के लिए किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने सिंध सामंत युग कहा है? अब देखिए नामकरण से क्वेश्चन आ गया, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा ये बताना है। तो सभी को पता होगा आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र मतलब राहुल शंकरत्यायन ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो वीरगाथा काल कहा है। आप लोग याद रखेंगे, वीरगाथा काल पूछ ले किसने कहा है आदिकाल को? तो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो ये सब जो है नामकरण आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध लिखने वाले कवि बताना है। कौन है निम्नलिखित में से? तो मुल्ला दाऊद, कुतुबन या मंझन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। अब इसमें भी कूट है, तो इसको थोड़ा सा आउट कर लेंगे ताकि आ जाए। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। अब उपर्युक्त पंक्तियों में संत कुंभन दास की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का पता चलता है, ये बताना है। कूट द्वारा चयन करना है। 4 कूट दिए गए हैं। संत का गहन ईश्वरीय भक्ति भाव, संत द्वारा ऊंचे दरबार की उपेक्षा, या संत का घोर अभिमान, या संत की गरीबी की अवस्था। सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो केवल सी 1 व 2। 1 व 2 में क्या दे रखा है, ये आप लोग याद रखेंगे। संतन का गहन ईश्वरीय भक्ति भाव और संत द्वारा ऊंचे दरबार की उपेक्षा। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, जो पंक्तियाँ दे रखी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है पंक्तियाँ किसकी हैं, तो संत कुंभन दास आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या दिया है? उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? यानी कि जो उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोंक है किस प्रकार का एकांकी है, ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? जोंक जो है सामाजिक व्यंग है। कौन सा? सामाजिक व्यंग। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, काव्य से संबंधित पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा निम्नलिखित में से किस तत्व को लेकर हुई है? तो 4 ऑप्शन है, भाव पक्ष की, या इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, या काव्य में गंभीर नम्रता की, या कल्पना और व्यक्तित्व की। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कल्पना एवं व्यक्तित्व की। ठीक, अब आगे देखते हैं। हम देखिए 13 नंबर में कोड दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 दिया, आकृति एवं रूप के आधार पर हिंदी एक विशिष्ट भाषा है। फिर 2 नंबर दिया है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अब इसमें कौन सा कथन सही होगा, ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बता दीजिए। इसमें आप लोग लगा लेंगे 1 व 2 दोनों सही हैं, यानी कि हिंदी जो भारोपीय परिवार की भाषा है। तो आप लोग याद रखेंगे कि पूछ ले हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की हो जाएगी। और आकृति एवं रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? विशिष्ट भाषा है। ठीक, यह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्रम से बताना है, हिंदी भाषा का सही विकास क्रम बताना है। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ये बताना है। तो सर्वप्रथम आदि जो भाषा है वो कौन सी हो जाएगी? संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट, फिर उसके बाद हिंदी। तो इसमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। तो ये ऑप्शन ए दे रखा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, ये क्रम आप लोग याद रखेंगे, क्रम जो है पूछ लेता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी भाषा में अपभ्रंश साहित्य से क्या अभीष्ट है? क्या अभीष्ट है ये बताना है। तो प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य, या पाली भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य, या संस्कृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य, या अवहट्ट भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्राकृत भाषा से विकसित जो अपभ्रंश है किस भाषा से साहित्य? प्राकृतिक भाषा से विकसित हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में निम्नलिखित में कौन से रचनाकार को जाना जाता है? अब अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में किसको जाना जाता है, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्वयंभू। अब वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, और स्वयंभू ने भी अब राम काव्य पर ही आधारित कौन सी रचना की थी? पौम चरियु, राम जी पर आधारित थी, तो पौम चरियु। तो इसलिए जो है इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा में जो है राम काव्य की रचना की थी। ठीक, फिर अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन से भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? अब कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, ये बताना है। मराठी, मलयालम, गुजराती या हिंदी। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? बी हो जाएगा, गुजराती। गुजराती जो है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। फिर 18 नंबर है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली
देखिए छत्तीसगढ़ी किस बोली जो है ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है ये बताना है। तो 3 भाषाएं आप लोग याद रखेंगे, अवधी, ए से अवधी याद रखेंगे, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, ABC ऐसे याद रखेंगे। तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो छत्तीसगढ़ी किसकी हो जाएगी, पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब कंठ ध्वनियाँ देखिए उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो कंठ ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ, मूर्धन्य ध्वनियाँ जो है आप लोग उच्चारण स्थान जरूर पढ़ लेंगे। उच्चारण स्थान पूछ लेता है तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा का और खा, यानी का वर्ग में जो ध्वनियाँ हैं वो कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अब द्वित्व व्यंजन, द्वित्व का मतलब होता है सेम वर्ड, जैसे ला है तो इसी का आधा अक्षर भी उसी में आ जाए, या ता है तो ता का भी आधा अक्षर उसी में आ जाए, तो इसको द्वित्व कहते हैं। तो ये किस में दिया गया है, दिल्ली में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ला है उसका आधा अक्षर भी है। फिर अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होती हैं, जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। तो अनुनासिक से अंगा, ना, मा, अड़ा, इया, ये अनुनासिक होते थे, लास्ट के अक्षर यानी कि वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कूट वाला है, तो इसमें कूट पे बताना है, इसमें थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि आप लोगों को पूरे कूट दिख जाएं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मानक हिंदी वर्णमाला के संबंध में उच्चारण पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना एवं कूट की सहायता से सही कथन का चयन करें। कथन 1 और कथन 2, 2 कथन दिए हैं। अब देखिए कथन क्या दिया हुआ है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, 15 स्वर प्लस 30 व्यंजन, या लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, 13 स्वर 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। कौन सा इसमें सही हो जाएगा ये बताना है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, क्योंकि 52 वर्ण है वर्णमाला में, 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन, उसमें से 4 संयुक्त व्यंजन हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर स्वर को निम्नलिखित में से कितने वर्गों में बांटा गया। अब स्वर को कितने वर्गों में बांटा गया ये बताना है। सभी को पता होगा स्वर को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हर्ष स्वर में जिसमें 1 मात्रा का समय लगे जैसे आ, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगे जैसे बड़ा आ, और प्लुत स्वर जिसमें 2 मात्रा से भी अधिक लगे समय जैसे ओम। ठीक, तो ये 3 मात्रा का समय लगता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन से स्वर के उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है। अब यही देखिए 3 मात्रा का समय लग रहा था, तो उच्चारण में सर्वाधिक समय लग रहा है, तो इसको हम क्या स्वर बोलते हैं, प्लुत स्वर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, दंपति, दंपति, दंपत्ति या दंपति। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बताइए, बी सही हो जाएगा, दंपति। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला है, अब देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। ठीक, अब यहाँ देखिए कूट से भी बताना है, कूट है इसमें भी, तो दे रखा है, निम्नलिखित कथनों की सत्यता का परीक्षण करें एवं कूट के माध्यम से सही कथन का चुनाव करें। फर्स्ट दिया, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। फिर संधि के विपरीत संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। अब ये 2 कथन हैं, अब 2 कथन में कौन से सही ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ठीक, 2 वर्णों का मेल होता है तो उस विकार को संधि कहते हैं, और संधि के विपरीत जब उसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसी को हम संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। अब संधि देखिए 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत 5 प्रकार की संधियाँ आती हैं। ठीक, तो इसमें विसर्ग संधि पूछ रहा है ये बताना है। तो विसर्ग संधि किसमें है, जैसे नरेंद्र, तो इसमें तो गुण संधि हो जाएगी, नर प्लस इंद्र। सदैव, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। सज्जन, सत प्लस जन, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो अतः प्लस एव, अतएव हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। फिर ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ब्रह्म प्लस अस्त्र यानी कि ब्रह्मास्त्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आ प्लस आ मिल के बड़ा आ बना देते हैं। फिर यथार्थ में कौन सी संधि है, यथार्थ में बताना कौन सी संधि है। तो यथा प्लस अर्थ, बड़ा और आ,
तो बड़ा आ और आ यानी कि सेम अक्षर किस में आते हैं, कौन सी संधि हो जाती है, सभी को पता होगा, दीर्घ संधि। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक, दीर्घ संधि। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित में किसके द्वारा होती है। यौगिक शब्दों की रचना किससे होती है। यौगिक शब्द यानी कि जिस शब्द में दो या दो से अधिक शब्द हों। तो उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से, उपयुक्त सभी से। तो देखिए सभी से होती है, उपसर्ग आगे जुड़ जाता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है, समास जब दो शब्दों को मिला दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा, यानी कि आगे कौन सा शब्द लगा। तो ख्यात होता है, तो ख्यात में प्र लग गया तो प्रख्यात हो गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द में आवा प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यय, आवा प्रत्यय नहीं है, ये बताना है। तो चार ऑप्शन है, दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा भुलावा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, भुलावा। इसमें भूला हो जाएगा ना, भूला प्लस हुआ तो ये गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार, अब इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा सम प्लस कार, तो संस्कार हो जाएगा, ठीक। तो सम, इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सम, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, पदों की प्रधानता के आधार पर जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। यानी कि ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो तो उसे हम कौन सा समास कहेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे इसमें आगे उपसर्ग लगा होता है, जैसे भरपेट, अब भरपेट में भर उपसर्ग लगा है, ठीक। ऐसे ही प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में आगे कौन सा उपसर्ग लगा, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा। इस तरह से यानी कि जिसमें उपसर्ग लगा होता है आगे और वही पद प्रधान होता है तो उसे हम कौन सा समास कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। अब यहाँ देखिए पूर्व पद पूछ रहा था, अब यहाँ उत्तर पद पूछ रहा है, उसे हम कौन सा समास कहेंगे, उत्तर पद। अब देखो उत्तर पद तत्पुरुष समास में भी होता है, जैसे राजपुत्र। अब यहाँ पे पुत्र जो है समास का उत्तर पद है, तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। ऐसे कर्मधारय होता है, सज्जन मान लीजिए, तो सज्जन में इसको जो विच्छेद करेंगे तो सत प्लस जन होगा, तो जन मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे दुग में होता है, जैसे त्रिरत्न। अब इसमें देखिए रत्न के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो रत्न कितने हैं, 3। तो इसमें देखिए उत्तर पद प्रधान है, यानी कि बाद वाला पद प्रधान है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समास का शाब्दिक अर्थ। अब समास का शाब्दिक अर्थ बताना है, क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताना है। अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन लगा दीजिए, कौन सा सही होगा। क्या पूछ रहा है, समास का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, तो शाब्दिक अर्थ कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या, संक्षेप, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी संक्षेप करना। फिर है 38 नंबर, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है ये बताना है। 4 ऑप्शन देखिए इसमें संख्या का तो पता चल रहा है, लेकिन एक विशेष स्थान का नाम है। जब किसी विशेष जगह का नाम हो या विशेष शब्द हो तो उसमें द्विगु समास नहीं लगाएंगे, लेकिन अंक तो है, लेकिन द्विगु समास यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास, तो आप लोग याद रखेंगे। इसी जैसे आता है पंचनद, तो भी बहुब्रीहि हो जाएगा। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, कुछ होते हैं जो इसके अपवाद होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कर्ता के द्वारा क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया का आरंभ करना, पहली क्रिया को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जब कोई कर्ता द्वारा एक कार्य कर लिया जाता है, उसके बाद दूसरी क्रिया आती है, तो जो पहली क्रिया कर चुका है उसको हम किस क्रिया के नाम से जाना जाएगा ये बताना है। तो जैसे राम भोजन करके विद्यालय गया, अब जैसे वाक्य हो गया, तो राम भोजन करके विद्यालय गया, तो भोजन कर लिया ना, तो पहले भोजन जो कर लिया वो कौन सी क्रिया होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और कूट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए कूट द्वारा बताना है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, दिया सूची फर्स्ट का मिलान करना। अब देखिए ऊन, इधर उदाहरण दिया, इधर संज्ञा बताना कौन सी है, तो इसमें ऊन कौन सी संज्ञा हो जाएगी। जैसे खाने पीने वाली चीज़ें या पहनने वाली चीज़ें होती किस में आती हैं, द्रव्य में, तो ये पहले से मिल जाएगा। फिर गंगा, अब गंगा
किसी नदी का नाम है, स्पेशल नाम दे रखा होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, तो इसको भी व्यक्तिवाचक में मिला दें। पुलिस, अब पुलिस एक ग्रुप होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। और नदी जातिवाचक, जितनी भी नदियां हैं जब स्पेशल नाम दे के कहेगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, वैसे जातिवाचक में आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन एक सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, क्या है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब स्त्रीत्व स्त्री से मिलकर बना हुआ है स्त्रीत्व, तो संज्ञा में जब हम प्रत्यय उपसर्ग लगाते हैं तो क्या बन जाता है, भाववाचक। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, फिर है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, अब पुल्लिंग बताना कौन सा है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, पुल्लिंग इसमें कौन सा ये बताना है। तो पुल्लिंग हो जाएगा ऑप्शन ए कपट, क्या हो जाएगा, कपट। फिर अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताना है। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा अल्पज्ञ का विलोम सर्व। अल्पज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता हो, और सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो। ठीक, फिर अगला है, उसे क्या कहते हैं जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। अब इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अतीन्द्रिय, क्या हो जाएगा, अतीन्द्रिय हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, जो शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहते हैं। अब शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहते हैं, तो ये सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा शाक्त, क्या हो जाएगा, शाक्त। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर उस होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं। अब जब 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं किसी संस्था को, उस उत्सव को क्या कहेंगे, रजत जयंती, क्या कहेंगे, ऑप्शन ए रजत जयंती। इसको याद रखेंगे, 25 वर्ष पे रजत जयंती, स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पे, और हीरक जयंती 75 वर्ष पे, प्लेटिनम जयंती 100 वर्ष पे। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे।